प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत मौर्यकालीन भारत के अंतर्गत मौर्यकालीन कला के विषय में चर्चा करेंगे। मौर्य काल की कला उच्च कोटि की थी। उस काल में कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए काष्ठ, हाथी दांत, मिट्टी, कच्ची ईंटें तथा धातुएं काम में ली गई थीं। इस काल में शिल्प कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। इस कारण मौर्य काल पाषाण मूर्तियों भवनों के लिए अधिक प्रसिद्ध है। इस काल की शिल्प कला को दो भागों में व्यक्त किया जा सकता है, स्थापत्य कला तथा मूर्ति कला। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के स्मारक चार स्वरूपों में प्राप्त होते हैं: आवासीय भवन, राजप्रासाद, गुहागृह, स्तंभ के साथ साथ स्तूप आदि। आवासीय भवनों के निर्माण के अंतर्गत अशोक के पूर्व जो आवासीय भवन बने थे वे लकड़ी तथा ईंटों से निर्मित हुए। अशोक के शासनकाल में भवन निर्माण में लकड़ी तथा ईंटों के स्थान पर पाषाण का प्रयोग प्रारंभ हो गया। अशोक बहुत बड़ा भवन निर्माता था। काश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में ललित पाटन नामक नगरों की स्थापना उसी के शासनकाल में हुई थी। राजप्रासादों के अंतर्गत मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र में बने सुंदर राजप्रासाद का वर्णन किया है। यह राजप्रासाद इतना सुंदर था, इसके निर्माण के 700 वर्ष बाद जब फाहियान ने इसे देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। उसने लिखा है कि अशोक के महल में भवनों को देखकर लगता है कि इस लोक के मनुष्य उन्हें नहीं बना सकते, ये तो देवताओं द्वारा बनाए गए होंगे। पटना से इस मौर्यकालीन विशाल राजप्रासाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। एलियन के अनुसार यह राजप्रासाद कारीगरी का एक आश्चर्यजनक नमूना है। राजप्रासाद के अवशेषों में चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा भी मिली है। पतंजलि ने इस राजसभा का वर्णन किया है। यह सभा एक बहुत ही विशाल मंडप के रूप में है। मंडप के मुख्य भाग में पूर्व से पश्चिम की ओर 10-10 स्तंभों की 8 पंक्तियां हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार यह ऐतिहासिक युग का प्रथम विशाल अवशेष है। इसके देव स्वरूप को देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध रह जाता है। गुहा स्थापत्य के अंतर्गत बिहार में गया के पास बाराबर एवं नागार्जुनी की पहाड़ियों में मौर्यकालीन 7 गुहागृह प्राप्त हुए हैं। बाराबर समूह से 4 गुफाएं मिली है: कर्ण चौपड़ गुफा, सुदामा गुफा, लुम्ब ऋषि गुफा तथा विश्व झांपड़ी गुफा। नागार्जुनी पहाड़ियों से 3 गुफाएं मिली हैं: गोपी गुफा, वहिका गुफा तथा वर्धिका गुफा। इन गुफागृहों का निर्माण अशोक तथा दशरथ के शासनकाल में किया गया था। ये गुहागृह शासकों की ओर से आजीवकों को दान में दिए गए थे। इन गुहागृहों की दीवारें आज भी शीशे की भांति चमकती हैं। स्तंभ के अंतर्गत सांची तथा सारनाथ में अशोक के काल में बने 30 से 40 स्तंभ आज भी विद्यमान हैं। इनका निर्माण चुनार के बलुआ पत्थरों से किया गया है। इन स्तंभों पर की गई पालिश शीशे की तरह चमकती है। ये स्तंभ 40 से 50 फीट लंबे हैं तथा एक ही पत्थर से निर्मित हैं। इनका निर्माण शुंडाकार में किया गया है। ये स्तंभ नीचे से मोटे तथा ऊपर से पतले हैं। इन स्तंभों के शीर्ष पर अंकित पशुओं की आकृतियां सुंदर एवं सजीव हैं। शीर्ष भाग की पशु आकृतियों के नीचे महात्मा बुद्ध के धर्मचक्र प्रवर्तन का आकृति चिन्ह उत्कीर्ण है। इन स्तंभों के शीर्ष पर अत्यंत सुंदर चिकनी चमकदार पालिश की गई है, जो मौर्य कला की विशिष्ट उपलब्धि है। लौरिया नंदन स्तंभ के शीर्ष पर एक सिंह खड़ा है। संकेसा स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी है तथा रामपुरवा के स्तंभ शीर्ष पर एक वृषभ है। अशोक के स्तंभों में सबसे सुंदर में सर्वोत्कृष्ट सारनाथ के स्तंभ का शीर्ष है। सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह एक दूसरे की ओर पीठ किए बैठे हैं। मार्शल के अनुसार ईस्वी शती पूर्व के संसार में इसके जैसी श्रेष्ठ कलाकृति कहीं नहीं मिलती। ऊपर की ओर बने सिंहों में जैसी शक्ति का प्रदर्शन है, उनकी फूली हुई नसों में जैसी प्राकृतिकता है और उनकी मांसपेशियों में जो तनाव है और उनके नीचे उकेरी आकृति में जो प्राणवंत वास्तविकता है, उसमें कहीं भी आरंभिक कला की छाया नहीं है। यही 4 सिंह आज भारत के राज चिन्ह हैं। स्तूप के अंतर्गत मौर्यकालीन स्तूप स्थापत्य कला में स्तूपों का स्थान भी महत्वपूर्ण है। स्तूप निर्माण परंपरा की लौहकालीन तथा महापाषाणकालीन बस्तियों के समय से आरंभ हो चुकी थी, किंतु अशोक के काल में उस परंपरा को विशेष प्रोत्साहन मिला। स्तूप ईंटों तथा पत्थरों के ऊंचे टीले तथा गुंबदाकार स्मारक हैं। कुछ स्तूपों के चारों ओर पत्थर, ईंटें व ईंटों की जालीदार बाड़ लगाई गई है। इन स्तूपों का निर्माण बुद्ध अथवा बोधिसत्व के अवशेष रखने के लिए किया जाता था। बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। इनमें से कुछ स्तूपों की ऊंचाई 300 फुट तक थी। चीनी यात्री वैनसांग ने भारत तथा अफगानिस्तान के विभिन्न भागों में इन स्तूपों को खड़े देखा था। वर्तमान में कुछ स्तूप ही देखने को मिलते हैं। इनमें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकट सांची का स्तूप प्रसिद्ध है, जो 77.5 फुट ऊंचा, व्यास में 121.5 फुट और इसके चारों ओर लगी बाड़ की ऊंचाई 11 फुट है। इस स्तूप का निर्माण अशोक के काल में हुआ था। इसका विस्तार अशोक के बाद के कालों में भी करवाया गया। इस स्तूप की बाड़ और तोरण द्वार कला की दृष्टि से आकर्षक एवं सजीव है। मूर्ति कला के अंतर्गत पाटलिपुत्र, मथुरा, विदिशा तथा अन्य कई क्षेत्रों से मौर्यकालीन पत्थर की मूर्तियां मिली हैं।
इन पर मौर्य काल की विशेष चमकदार पॉलिश मिलती है। इन मूर्तियों में यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ सर्वाधिक सजीव और सुंदर हैं। इन्हें मौर्यकालीन लोक कला का प्रतीक माना जाता है। इनमें सबसे प्रसिद्ध दीदारगंज पटना से प्राप्त चाम्रग्राहिणी यक्षी की मूर्ति है, जो 6 फुट 9 इंच ऊंची है। यक्षी का मुखमंडल अत्यंत सुंदर है। अंग प्रत्यंग में समुचित भराव और कला की सूक्ष्म छटा है। मथुरा के परखम गांव से प्राप्त यक्ष की मूर्ति भी 8 फुट 8 इंच की है। इसके कटाव में सादगी है तथा अलंकरण कम है। बेसनगर की श्री मूर्ति भी इस काल की मूर्तियों में विशिष्ट स्थान रखती है। अशोक के स्तंभ शीर्षों पर बनी हुई पशुओं की मूर्तियां उस युग के संसार में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। मृण मूर्तियों के अंतर्गत पटना, अहिच्छत्र, मथुरा, कौशाम्बी आदि में मिले भग्नावशेष में बड़ी संख्या में मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त की गई हैं। ये कला की दृष्टि से सुंदर हैं। उस काल के परिधान, वेशभूषा, आभूषणों की जानकारी देती हैं। मौर्य काल की बुलंदी बाग पटना से प्राप्त एक नर्तकी की मिट्टी की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मौर्य काल में चित्रकला के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। बौद्ध शैली के चित्रों की रचना इस काल में प्रारंभ हो गई थी। अभाग्यवश उस काल की चित्रकला के पर्याप्त नमूने उपलब्ध नहीं हो सके हैं। स्पूनर, मार्शल तथा निहार रंजन रे आदि अनेक विद्वानों ने मौर्य काल की कला को भारतीय नहीं माना है। इन विद्वानों ने मौर्य काल की कला पर ईरानी कला का प्रभाव माना है। स्पूनर ने लिखा है कि पाटलिपुत्र का राजभवन फारस के राजमहल का प्रतिरूप है। स्मिथ ने लिखा है कि मौर्य की कला ईरान तथा यवनों से प्रभावित हुई है। सिकंदर के आक्रमण के समय विदेशी सैनिक तथा शिल्पी भारत में बस गए थे। उन्हीं के द्वारा अशोक ने स्तंभों का निर्माण करवाया। स्मिथ की मान्यता है कि अशोक से पहले भारत में भवन निर्माण पत्थरों का प्रयोग नहीं किया जाता था। विदेशी कलाकारों द्वारा से इसे संभव किया गया। इन विद्वानों की धारणा को नकारते वरुण सेन ने लिखा है कि मौर्य कला तथा फारसी कला में पर्याप्त अंतर है। फारसी स्तंभों में नीचे की ओर आधार बनाया जाता था, जबकि अशोक के स्तंभों में कोई आधार नहीं बनाया गया है। मौर्य स्तंभ का लंबा भाग गोलाकार है, चमकदार पॉलिश से युक्त है, जबकि फारसी स्तंभों में चमकदार पॉलिश का अभाव है। अतः मौर्य कला पर फारसी प्रभाव होने की बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। मौर्य कला अपने आप में पूर्णतः भारत में विकसित होने वाली महत्वपूर्ण कला है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।